Good evening, everyone. Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Audio, video, all clear? चलिए अब स्टार्ट करते हैं पाइथन का नेक्स्ट चैप्टर। और ध्यान से सुनिएगा, लेक्चर के स्टार्टिंग में अनाउंसमेंट। जितनी पाइथन आपने अभी तक पढ़ी है, आज का चैप्टर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। इतना आप रियलाइज कर पा रहे होंगे, आप अभी पाइथन के बेसिक्स पढ़ रहे हैं। उन बेसिक्स में सबसे टिपिकल, क्रूशियल और बाकी लैंग्वेजेस से बिल्कुल अलग आज का चैप्टर है। टाइटल वाइज चैप्टर बहुत सिंपल है। आज हम पढ़ेंगे पाइथन में वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं। बट पाइथन में वेरिएबल का बनना बहुत ही डिफरेंट है दुनिया की मैक्सिमम लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में। तो बहुत ही ध्यान से एक एक पॉइंट समझिएगा, क्योंकि जितने दिन तक पाइथन से आप जुड़े रहेंगे, पाइथन, जैंगो, डेटा साइंस, कुछ भी आप करें, ये फीचर जो पाइथन का है, इसका असर आपको हर जगह दिखने वाला है। फाइन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ पाइथन हैंडल्स वेरिएबल्स। पाइथन वेरिएबल्स हैंडल कैसे करती है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे बताइए वेरिएबल्स क्या होते हैं। सभी लोग जानते हैं, है ना, बताने की जरूरत तो नहीं है। इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड अ वेरिएबल इज समथिंग विच कैन होल्ड अ पर्टिकुलर वैल्यू। यही होते हैं ना वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर कंटेनर्स ऑफ वैल्यूज। फाइन। अब इससे पहले कि मैं आपको पाइथन में वेरिएबल्स कैसे बनते हैं ये पढ़ाऊं, या कैसे काम करते हैं ये पढ़ाऊं, हम एक क्विक रिवीजन लेते हैं सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स कैसे बनाए जाते हैं और वो कैसे मेमोरी के अंदर रिजाइड करते हैं या बिहेव करते हैं। तो 5 मिनट के लिए सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स का क्विक रिवीजन, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी पाइथन के वेरिएबल्स को समझने के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप लोग मुझे बताएं, मैंने सी में अगर स्टेटमेंट लिखा इंटीजर a इज इक्वल टू 10, तो आपके अनुसार इस लाइन का सी लैंग्वेज में क्या इफेक्ट पड़ेगा। अपने अपने समझ के हिसाब से चैट विंडो में आंसर टाइप कीजिए, जल्दी बोलिए। ये लाइन जब चलेगी तो आपके नॉलेज के अनुसार इस लाइन का सी लैंग्वेज में क्या इफेक्ट पड़ेगा। जल्दी बोलिए फटाफट, डोंट वेस्ट टाइम। सी लैंग्वेज में आपने सीखा होगा, जब ये लाइन रन होगी तो मेमोरी में एक ब्लॉक रिजर्व हो जाएगा, है ना, 2 बाइट 4 बाइट, कितने का भी, डिपेंडिंग ऑन द कंपाइलर। इस पर्टिकुलर ब्लॉक का नाम ए होगा। ध्यान से सुनिएगा एक एक बात। इस पर्टिकुलर ब्लॉक का नाम ए होगा, इसी का नाम होगा ना ए। ये जो वेरिएबल आप बना रहे हैं इसी को ए बोलेंगे ना, राइट। इसका कोई एड्रेस होगा अपने आप में, इस ए वेरिएबल का अपने आप में मेमोरी में कोई एड्रेस होगा। मान लेते हैं इसका एड्रेस है 2000, और आपके 10 देने के कारण इसमें वैल्यू 10 आ जाएगी। यस और नो, ऐसा ही होगा ना सी में। फाइन। सेकेंड पॉइंट, अब आप अगर इसी प्रोग्राम में मुझे बताइए इंट b इज इक्वल टू 10 कहते हैं, तब सी लैंग्वेज क्या करेगी। जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए, तब सी लैंग्वेज क्या करेगी।
एक और नया वेरिएबल बनेगा, यस और नो? बनेगा ना? यानी ये जो ए वेरिएबल है ये तो है ही, इस ए वेरिएबल के साथ में एक और नया वेरिएबल बनेगा, राइट? उस नए वेरिएबल का नाम बी होगा। क्या उसका और ए का एड्रेस सेम होगा? ना, बिल्कुल नहीं होगा। इस बी का एड्रेस कुछ और होगा और इस बी में भी 10 आ जाएगा, मतलब 10 दोनों जगह कॉपी होगा, यस और नो? है ना? ऐसे अगर मैं 10 वेरिएबल और बनाऊं तो सबके अंदर अगर मैं 10 रखूं तो सब में 10 10 10 कॉपी होता जाएगा और वेरिएबल्स बनते जाएंगे। ऐसा ही होता है सी में, ठीक है? थर्ड स्टेप, ना सपोज आपने सी लैंग्वेज में कहा a equal to 10, b equal to 10, and then you said a is equal to a plus 1। चलिए इन्हें हटा रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। थर्ड स्टेप मैंने लिखा a इक्वल टू a प्लस 1। क्या होगा बताइए? नया वेरिएबल बनेगा कि नहीं बनेगा? a इक्वल टू a प्लस 1 के कारण मेमोरी में नया वेरिएबल बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। वही a वेरिएबल जिसकी वैल्यू 10 है वो रिप्लेस हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी, बदल जाएगी विद द वैल्यू 11। यही होगा ना? है ना? दिस इज व्हाट सी टॉट अस। ऐसा ही जावा में होता है, जिन्हें जावा का ध्यान हो, ऐसा ही सी प्लस प्लस में होता है ना? आई थिंक जितनी लैंग्वेजेस आपने अभी तक सीखी हैं सभी इसी पैटर्न पे काम करती हैं कि एक वेरिएबल होता है, वेरिएबल में एक वैल्यू होती है, फिर वैल्यू पे आप चेंजेस करते हैं तो बार बार वैल्यू होती जाती है ओवरराइट। दिस इज व्हाट सी लैंग्वेज टॉट अस, ठीक है? अब आइए पाइथन में। व्हाट पाइथन डज, जब आप वेरिएबल बनाते हैं, दैट्स समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी अनयूजुअल। ध्यान दें, इमेजिन करिए एज अ पाइथन डेवलपर आपने अपने प्रोग्राम में स्टेटमेंट लिखा a इज इक्वल टू 10। सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे पूछूं ये लाइन के चलने पर क्या क्या होगा, तो आपका जवाब होगा सर इस लाइन के चलने पर दो चीजें होंगी। जब भी पाइथन में आप वेरिएबल बनाते हैं देयर आर मल्टीपल स्टेप्स विच पाइथन टेक्स। इनमें सबसे अहम शुरू के दो स्टेप्स होते हैं। क्या है ये दो स्टेप्स? सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है इन हीप एरिया ऑफ आवर कंप्यूटर। आपने सुना है हीप एरिया का नाम? हैव यू हर्ड दिस? हीप आपके कंप्यूटर का वो एरिया होता है जहां रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट की जाती है, रन टाइम पे मेमोरी सप्लाई की जाती है। तो इन हीप एरिया a block will be created, a block will be created and initialized with the value 10। ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड ध्यान से सुनिएगा। तो अगर मैं मान लूं ये आपके कंप्यूटर का हीप एरिया है, दिस इज हीप एरिया ऑफ योर मशीन, तो पाइथन इस हीप एरिया में आकर एक ब्लॉक क्रिएट करेगी। कितने बाइट का, कितने बाइट का नहीं, वो सब छोड़ दीजिए। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं साइज पाइथन में कैलकुलेट करना इतना इजी नहीं होता। तो आप इसमें मान लीजिए एक ब्लॉक बनेगा, इस ब्लॉक के अंदर पाइथन स्टोर करेगी 10 और इस ब्लॉक का मेमोरी में होगा कुछ ना कुछ एड्रेस। मान लेते हैं इस ब्लॉक का एड्रेस 2000, राइट? गौर करिएगा ये ए नहीं है, ये एक ब्लॉक है जिसमें 10 जाएगा, जिसका हम एड्रेस मान रहे हैं 2000। अब अगर आपको लग रहा है सर फिर ये कौन है, अगर ये ए नहीं है तो ये कौन है, तो आप याद करिए मैं आपको डे 1 से बोलता आ रहा हूं जब से पाइथन में वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करें हैं कि पाइथन में हर डेटा टाइप एक क्लास है और हर वेरिएबल अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। हाँ कि ना? याद है आपको? तो ये जिसे मैं ब्लॉक बोल रहा हूं ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट बना है, राइट? ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। किस क्लास का? आपको याद होगा इंट क्लास का। ये इंट क्लास का पाइथन ने क्रिएट करा है मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट का ये जो 2000 एड्रेस है ये पाइथन रिटर्न करेगी और ये एड्रेस सेकेंड स्टेप में आपके वेरिएबल ए में हो जाएगा कॉपी।
यानी सेकेंड स्टेप इज पाइथन असाइंस द एड्रेस of the newly created block to the variable a। ये जो नया ब्लॉक आपका बना है, इस ब्लॉक का जो मेमोरी एड्रेस होगा वो पाइथन आपके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करने का काम करेगी। यानी उस 10 का जो एड्रेस 2000 है वो आपका ये वेरिएबल अपने अंदर होल्ड करेगा। अब आप अपने सी के बेसिक्स याद करिए तो आपको याद आएगा कि ये तो पॉइंटर जैसा कुछ हो रहा है। बिल्कुल, ये पॉइंटर जैसा ही कुछ हो रहा है, बस इसे हम पॉइंटर नहीं बुलाते पाइथन में। अगर मैं आपसे पूछूंगा तो ये को क्या बुलाते हैं, तो आप नोटिस करिए, नॉन टेक्निकली तो आप इसे वेरिएबल बुलाते हैं, नॉन टेक्निकली। लेकिन अगर टेक्निकली कोई बोलता है ये क्या है, तो ये कहलाता है ऑब्जेक्ट का एड्रेस रखने वाला पॉइंटर। बट इन पाइथन वी डोंट यूज द वर्ड पॉइंटर। कभी पाइथन में पॉइंटर नहीं बोलते, हम बोलेंगे ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। सो फर्स्ट थिंग जो आज से बदल गई है, वेरिएबल्स इन पाइथन आर एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स, और जिनको आप नाम देकर बनाते हैं they are pointers to those objects, and these pointers in the world of Python are better known as references. So who is A? A is a reference. Reference means pointer. Pointer to what? Pointer to the object holding the value 10. I repeat, what is A? A is a pointer. Pointer to what? Pointer to an object holding the value 10. But rather than using the word pointer, Python says आप यूज करिए the word reference। और Python की स्मार्टनेस देखिए, ये सब होने के बावजूद Python ये पूरा सच आपसे छुपा लेती है। जब आप A को प्रिंट करते हैं तो आपको कभी एड्रेस नहीं दिखाती, आपको उसकी जगह ऑब्जेक्ट की वैल्यू दिखाती है। हाँ के ना? दिखाती है। आपने इतनी बार पाइथन में प्रिंट ए लिखा है, आपको कभी नहीं पता चला कि आप एक पॉइंटर से डील कर रहे हैं। आपको ऐसा ही फील कराया पाइथन ने, एज इफ आप सी की तरह एक नॉर्मल वेरिएबल पे डील कर रहे हैं। बट यू आर नॉट डीलिंग विद अ वेरिएबल, दिस वेरिएबल इज एक्चुअली अ रेफरेंस और अ पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टू एन ऑब्जेक्ट। नहीं, ए हीप में नहीं रहेगा, ए स्टैक में रहेगा। ए हीप में नहीं रहेगा, हीप में सिर्फ ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, उनको पॉइंट करने वाले रेफरेंसेस स्टैक एरिया में रहते हैं। सो ए विल लिव इनसाइड स्टैक एरिया एंड दैट ऑब्जेक्ट होल्डिंग 10 विल लिव इनसाइड हीप एरिया। आया समझ में? हाँ, एड्रेस देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे सुमित, थोड़ा समय है, हो सकता है लेक्चर के एंड में आज ही आ जाए, नहीं तो अगले लेक्चर में आए। आया समझ? फिलहाल स्टेप 1 क्लियर हुआ। जो जितना सिंपल दिखता है वो उतना सिंपल है नहीं, समझ में आया? दिखने में कितनी सिंपल लाइन है, a = 10, लेकिन अंदर को बहुत कुछ पाइथन करती है जब आप a = 10 लिखते हैं। तो पाइथन में जब भी वेरिएबल बनता है, हीप एरिया के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके अंदर वैल्यू जाएगी, उसका एड्रेस आपके इस वेरिएबल में आएगा। इसलिए टेक्निकली आज से हम बोलेंगे पाइथन में जो हम a b c बनाते हैं, दे आर बेटर नोन एज रेफरेंसेस। हाँ बिल्कुल कह सकते हो, वेरिएबल नाम की कोई चीज ही नहीं है, कह सकते हो आप। या आप ये कह सकते हो यहाँ वेरिएबल को ही रेफरेंस बोलते हैं, ये भी कह सकते हो आप। अपना अपना तरीका है सोचने का, आप जैसा भी सोचो, लेकिन रियलिटी ये है आपके सामने। आया समझ? आगे बढ़ूं? अभी और सरप्राइजेस हैं, ये तो पहला था, बढ़े आगे। चलिए आप देखिए स्टेप 2 और इंटरेस्टिंग है। अब आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में आप लिखते हैं b = 10। यही लिखा था ना आपने सी वाले एग्जाम्पल में भी, है ना? ठीक है, एक बार फिर मुझे बताइए, इससे पहले मेमोरी में क्या क्या हो चुका है, जल्दी बताइए। b = 10 से पहले मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बन गया है, बन गया है ना, जिसमें 10 था, जिसका एड्रेस 2000 था, और ये 2000 हमारे इस a नाम के रेफरेंस में आकर कॉपी हो गया है, हो गया है, तो यहां आ गया है 2000, है ना? अब सुनिए b = 10 पे क्या होगा। जब पाइथन देखेगी आप b में भी 10 ही डाल रहे हैं, सेम वैल्यू डाल रहे हैं, तो पाइथन अब हीप में जाकर नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगी, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगी। तो फिर क्या करेगी पाइथन? ये देखते हुए कि आपने हीप में 10 ऑलरेडी स्टोर करा हुआ है, इसी 10 का एड्रेस कितना है, इसका एड्रेस
कितना है इसका एड्रेस 2000, वो ही एड्रेस आपके इस नए वेरिएबल बी के अंदर भी लाकर पाइथन स्टोर कर देगी। सेम एड्रेस पाइथन बी में भी ला देगी। यानी टेक्निकली स्पीकिंग 10 कितनी जगह स्टोर्ड है, एक जगह। उस 10 को पॉइंट कितने लोग मिलकर कर रहे हैं, 2 लोग मिलकर कर रहे हैं। तो अगर मैं एक तीसरा वेरिएबल और बनाऊं सी, तो क्या होगा, फिर से सेम होगा। एक नया वेरिएबल बनेगा सी जो पॉइंटर होगा, पर पॉइंट वो भी इसी 10 को करेगा, उसमें भी 2000 ही जाकर स्टोर होगा। ठीक है। लेकिन अगर क्या मैं बी में 11 देता तो भी ऐसा ही करती पाइथन? नहीं, 11 एक डिफरेंट वैल्यू है, तो फिर ऐसा नहीं करती। 11 के लिए फिर से मेमोरी रिजर्व होती, 11 उस मेमोरी में जाता और वही 11 फिर उसका एड्रेस बी के अंदर आकर स्टोर हो जाता। इसका मतलब पाइथन में ऑब्जेक्ट्स शेयर्ड होते हैं। क्या कहते हैं, पाइथन शेयर करती है ऑब्जेक्ट्स को। हाँ, पाइथन शेयर करती है ऑब्जेक्ट्स को। अगर कोई वैल्यू कोड में रिपीट होती हुई दिखती है पाइथन को, तो पाइथन उस वैल्यू की सेकंड कॉपी नहीं बनाती, उसी एग्जिस्टिंग कॉपी को कनेक्ट करवा देती है नए वाले वेरिएबल से। और इन सब बातों को प्रूफ करेंगे हम, तो थोड़ी सी पेशेंस रखिएगा कि सर इसका प्रूफ क्या है वो भी मैं बताऊंगा। एक और दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर इसका फायदा क्या है, वो भी मैं बताऊंगा। अभी जो हो रहा है आप उस पर ध्यान दें, फायदा क्या है, ऐसा हो रहा है इसको साबित कैसे करेंगे, वो सब हम धीरे धीरे 2 लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे। जस्ट फोकस ऑन व्हाट इज बीइंग डन रादर देन हम उसके बेनिफिट्स की तरफ पहले भागें। ठीक है। मीन्स पाइथन चेक्स वैल्यूज अनलाइक अदर लैंग्वेजेस। पाइथन चेक्स वैल्यूज एग्जिस्टेंस। पाइथन ये चेक करती है कि ये वैल्यू हीप एरिया में है कि नहीं है। अगर है तो पाइथन नया वाला रेफरेंस इसी वैल्यू से कनेक्ट कर देगी। आई बात समझ में? क्लियर हुआ ये पॉइंट? राइट। तो आपके ए और बी इसी पर्टिकुलर सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते रहेंगे जिसके अंदर वैल्यू स्टोर हुई है 10। हिमांशु, स्टैक मेमोरी का वो एरिया, हिमांशु आपने सी पढ़ी है? तो अगर सी पढ़ी होगी तो वहां आपने सुना होगा कि जब भी हम किसी फंक्शन में कोई वेरिएबल बनाते हैं, उस वेरिएबल को मेमोरी में जहां जगह मिलती है, दैट एरिया इज कॉल्ड एज स्टैक एरिया। राइट। नहीं तो मैं अब फिर बता देता हूं, जब भी आप लिखेंगे पाइथन के अंदर नेम इक्वल टू सचिन, तो सचिन तो जाएगा हीप एरिया के अंदर, लेकिन वो जो नेम नाम का वेरिएबल है जो सचिन को पॉइंट करेगा, वो रहेगा अपने आप में स्टैक एरिया में। आ रहा है समझ सबको? ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए। ठीक, थर्ड केस। अब मान लीजिए आपने इसी कंटिन्यूएशन में पाइथन से कहा a इज इक्वल टू a प्लस 1। ठीक है। एक बार फिर बताइए मुझे, ये लाइन से पहले मेमोरी में क्या पिक्चर बन गई थी? ये लाइन के चलने से पहले पिक्चर ये बन गई थी कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट था जिसमें 10 है, जिसका एड्रेस 2000 है। इसी 2000 को पॉइंट ए कर रहा है और इसी 2000 को पॉइंट बी कर रहा है। यही है ना पिक्चर अभी तक? सिनेरियो यही है। फाइन। अब इमेजिन करिए आपने कहा a इज इक्वल टू a प्लस 1, तो सी लैंग्वेज तो इस 10 पे 11 ओवरराइड कर देती ना। सी लैंग्वेज तो इस 10 पे 11 को ओवरराइड कर देगी ना, बट पाइथन ऐसा नहीं करेगी। पाइथन ऐसा नहीं करेगी। अब पाइथन देखिए कि a इज इक्वल टू a प्लस 1 के कारण अब वैल्यू आ रही है 11, तो पाइथन हीप एरिया में आएगी, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी। राइट। इस नए ऑब्जेक्ट के अंदर 11 स्टोर होगा। राइट। इसका कुछ एड्रेस होगा, मान लीजिए 4000 है, और जो आपका a वेरिएबल है वो किसे पॉइंट कर रहा है? वो किसे पॉइंट कर रहा है? 10 को कर रहा है। तो पाइथन अब इसका लिंक 10 के साथ ब्रेक करेगी और अब इस a वेरिएबल को बोलेगी वो 10 को छोड़कर पॉइंट करे अब 4000 पे। तो इसके अंदर अब 4000 एड्रेस आएगा और ये पॉइंट करने लगेगा अब 11। ये पॉइंट करने लगेगा अब 11 को। यानी एक और नई चीज, एक बार वेरिएबल यानी ऑब्जेक्ट में कुछ आकर स्टोर हो गया तो पाइथन उसे कभी चेंज नहीं करती है। देखा आपने इस बात को? 10 आ गया तो बस 10 आ ही गया। अब वो 10 का 9 नहीं होगा, 10 का 11 नहीं होगा। अगर कोई नई वैल्यू आती है सेम वेरिएबल के लिए, तो पाइथन एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगी
और उस रेफरेंस को इस नए ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर देगी। हुई बात क्लियर? समझ में आया? राइट। और बी का क्या होगा? जल्दी बताइए, बी का क्या होगा? कुछ नहीं, बी अभी भी 10 के साथ कनेक्टेड है। अभी भी अगर आप बी को प्रिंट करेंगे तो आपको बी की वैल्यू 10 नजर आएगी, लेकिन ए अब 10 को छोड़कर कनेक्ट हो गया होगा 11 के साथ। गार्बेज वैल्यू नहीं होती हो तो कहानी अलग है। गार्बेज वैल्यू इसलिए नहीं होती क्योंकि पाइथन का सिंटेक्स ही ऐसा है ना कि पाइथन में आप वेरिएबल बनाकर छोड़ नहीं सकते, आपको उसमें कुछ ना कुछ इक्वल टू करके डालना पड़ेगा। गार्बेज तो इसलिए नहीं होता। सर इसका मतलब पाइथन में सबकी ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी रिजर्व्ड है। मैं नहीं समझा निकिता, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सबकी ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी रिजर्व्ड है, ये थोड़ा स्टेटमेंट नहीं समझ में आया मुझे। मेमोरी रिजर्व नहीं है, मेमोरी रिजर्व होती है जब आप यूज करते हैं। सभी ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी रिजर्व होगी। पाइथन में सभी चीजें ऑब्जेक्ट हैं और उनके लिए मेमोरी रिजर्व होगी जब आप उन्हें प्रोग्राम में यूज करेंगे। बाय डिफॉल्ट कैसे लेगा अमन? आप कैसे बनाओगे? खाली ए लिखकर तो छोड़ नहीं सकते ना, वो तो एरर आएगी अगर आप पाइथन में खाली ए लिख के छोड़ दोगे। ए इक्वल टू तो कुछ करना पड़ेगा। आ रहे हैं आयुष, आयुष, सुमित, आप लोगों के जवाब सवाल पे आ रहा हूं मैं भी। अभी जो हुआ वो क्लियर हो गया? नहीं होगी शुभम, अभी देखो अपन प्रूफ करते हैं, इससे मेमोरी वेस्ट नहीं होगी। अभी प्रूफ करते हैं अपन। आया समझ? ठीक है, आगे बढ़ूं मैं अब। पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं, अभी धीरे धीरे सारे सवालों के जवाब दूंगा मैं। ठीक है, आप सुनिए नेक्स्ट पॉइंट। अब आता है ये जो फीचर है पाइथन का कि आपने जब ए में 11 डाला तो पाइथन ने 10 को ओवरराइट करके 11 नहीं करा, नया ब्लॉक बनाया उसमें 11 डाला। ऐसा ही करा ना? ऐसा ही करा ना? इस बिहेवियर को याद रखिएगा, पाइथन की दुनिया में हम लोग बुलाते हैं इम्यूटेबिलिटी। करिए तो जरा चैट विंडो में टाइप, क्या सुना आपने? इस बिहेवियर को पाइथन में हम लोग बुलाते हैं इम्यूटेबिलिटी। ये पाइथन की दुनिया में इम्यूटेबिलिटी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, जैसे इमेजिन करिए आपके मोबाइल की सिम इम्यूटेबल है। बताइए आप, सोचिए, क्या उसी सिम में दूसरा नंबर फीड हो सकता है? नहीं हो सकता। किसी हालत में उस सिम में दूसरा नंबर फीड नहीं हो सकता। नई सिम आ सकती है, नए नंबर के साथ आ सकती है, लेकिन एक बार सिम के अंदर जो नंबर फीड हो गया वो तो हो गया ना फीड। वही पाइथन के साथ है। पाइथन कहती है नंबर बदल लो, लेकिन वो नंबर के अंदर जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। एंड दिस बिहेवियर आप बाकी लैंग्वेजेस में से कांस्टेंट बोलते हैं। अगर आप रिकॉल करें तो बाकी लैंग्वेजेस इस बिहेवियर को कांस्टेंटनेस बुलाती हैं, पाइथन इस बिहेवियर को इम्यूटेबिलिटी बुलाती है। सो हाउ इंटीजर्स बिहेव इन पाइथन? आप बोलोगे इंटीजर्स बिहेव ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूटेबिलिटी। व्हाट इज इम्यूटेबिलिटी? इम्यूटेबिलिटी सेज एक बार वेरिएबल में या ऑब्जेक्ट में, एक बार ऑब्जेक्ट में वैल्यू आ गई तो फिर वो वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। वो कभी 10 का 11 नहीं होगा, 11 नए ऑब्जेक्ट में आएगा, जिसमें 10 था उसमें थ्रू आउट दी कोड 10 ही बना रहेगा। आया समझ? नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, क्लियर हुआ? इम्यूटेबल। अब आता है सवाल अगला, अब थोड़ा स्लाइड की तरफ जाता हूं मैं, कि क्या पाइथन में सिर्फ इंटीजर्स ही इम्यूटेबल हैं? तो जवाब है नहीं, सिर्फ इंटीजर्स इम्यूटेबल नहीं है। पाइथन की मैक्सिमम डेटा टाइप्स, गौर कीजिएगा, पाइथन के अंदर इम्यूटेबल है। पाइथन में आपको याद होगा ना कितनी डेटा टाइप्स हैं? 14 में से मैक्सिमम डेटा टाइप्स पाइथन के अंदर इम्यूटेबल है। अगर आपको लग रहा है सर कौन कौन इम्यूटेबल है, तो ये रही आपके लिए लिस्ट। ये सारी की सारी टाइप पाइथन के अंदर इम्यूटेबल है। इसका मतलब ये सब एक जैसे ही काम करती हैं? हाँ, ये सब एक जैसे ही काम करती हैं। इन सब के अंदर ऑब्जेक्ट में जो स्टोर हो गया वो चेंज नहीं होता? नहीं होता, कभी नहीं होता। इसका मतलब स्ट्रिंग भी पाइथन में इम्यूटेबल है क्या? हाँ, स्ट्रिंग भी पाइथन में इम्यूटेबल है। तो फिर एक डाउट आता है, तो फिर ये बताइए, अगर मैंने पाइथन से कहा सिटी इक्वल टू भोपाल, अब तो समझ में आ रहा होगा आपको मेमोरी में क्या पिक्चर बनती है।
कल तक तो हम लोग सोचते थे भोपाल एक ऑब्जेक्ट, एक स्ट्रिंग बनेगी, उस स्ट्रिंग के अंदर भोपाल होगा और उसका नाम सिटी होगा, जैसे सी में सोचते हैं। ऐसा नहीं है। सिटी इक्वल टू भोपाल का डायग्राम भी वैसा ही बनेगा जैसे ए इक्वल टू 10 का बना। सिटी नाम का बनेगा एक रेफरेंस, उधर हीप एरिया के अंदर एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनेगा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर भोपाल स्टोर होगा, और इस भोपाल का एड्रेस अगर मैं मान लूं 2000 है तो हमारे सिटी के अंदर 2000 आएगा। ये भोपाल किसके अंदर स्टोर्ड है बताइए, जल्दी बताइए। हु इज दिस जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं? ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, ये पाइथन की दुनिया में स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है। और ये सिटी कौन है? ये उस स्ट्रिंग का पॉइंटर है जिसे आप पाइथन में बोलेंगे स्ट्रिंग रेफरेंस। आया समझ? आया। अब एक डाउट, अब ये बताइए अगर मैं पाइथन से फिर कहता हूं सिटी इक्वल टू इंदौर, तो क्या सिटी में इंदौर नहीं आएगा? क्या भोपाल ही रहेगा? आएगा, बिल्कुल सिटी में इंदौर आएगा। लेकिन गौर करिएगा, भोपाल पे इंदौर ओवरराइट नहीं होगा। जहां भोपाल था वहां भोपाल ही है। पाइथन अब एक नया स्ट्रिंग बनाएगी, नए स्ट्रिंग के अंदर इंदौर डालेगी, और ये जो सिटी है इसको बोलेगी भोपाल को छोड़ दो और अब इस नए एड्रेस को रेफर करो विच राइट नाउ इज इंदौर, और सिटी में पड़ा हुआ एड्रेस बदल जाएगा। इमेजिन कर लें इंदौर का एड्रेस 6000 है तो सिटी में आ जाएगा 6000। आया समझ? हुआ क्लियर? क्या हम इस भोपाल के कैरेक्टर को बदल पाएंगे? कभी नहीं बदल पाएंगे, किसी कीमत पे नहीं बदल पाएंगे। और अगर हम बदलने की कोशिश करेंगे तो देखिए पाइथन हमें जवाब क्या देती है। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं बदलने की कोशिश करता हूं एंड लेट अस सी हाउ पाइथन रिस्पॉन्ड्स। तो मैंने शेल ओपन करा, वॉच केयरफुली, मैंने कहा सिटी इक्वल टू भोपाल। जब मैं प्रिंट सिटी करूंगा मुझे भोपाल मिलेगा, है ना? ये तो आप देख ही रहे हैं, ये तो आप रोज जानते हैं। ठीक है प्रियांशु, मैंने कहा कि अभी फायदा सोचो, ये बताओ। डिड आई से कि प्रियांशु तुम सोच के मुझे फायदा बताओ क्या है? डिड आई से दैट? मैं जिस काम के लिए मना कर रहा हूं वो काम क्यों कर रहे हैं बार बार? मैंने कहा ना फायदा मैं अलग से समझाऊंगा आपको। आपका दिमाग फायदे की तरफ क्यों ले जा रहे हैं? अपन बिजनेस करने बैठे हैं क्या कि पहले दिन हमको फायदे नुकसान का पता चल जाए तब हम लैंग्वेज पढ़ेंगे? गलती कर रहे हो बच्चे, ये गलतियां बच्चों को मैंने करते हुए देखा है, और फिर जब एन मोमेंट आता है तब चीजें कंफ्यूज करती हैं। एक एक चीज बताऊंगा मैं आपको, थोड़ी सी पेशेंस रखो, है ना? किसी ने लैंग्वेज बनाई है तो कुछ सोचकर बनाई होगी ना। फायदा है तभी तो लैंग्वेज इतनी पॉपुलर है, वरना क्यों पढ़ रहे होते इतने सारे लोग दुनिया में पाइथन, है ना? थोड़ी सी पेशेंस रखो, मैं बता रहा हूँ सब। मैं अभी आपके सवाल पे आ जाऊंगा तो मेन पाथ से भटक जाएंगे अपन। तो जो आपके दिमाग में मुझे डालना है वो डाल दूं, फिर अगला पॉइंट फायदे का ही है। देखो मुझे मालूम था आप लोग पूछोगे, है ना? देखो आगे क्वेश्चन भी है, 2 क्वेश्चन दिमाग में आने चाहिए सारी बात पढ़ने के बाद। पहला क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, इसका फायदा क्या है ना प्रियांशु? ये आपके दिमाग में सवाल है, सब है स्लाइड में, मैं सब दूंगा आपको आंसर्स, थोड़ा सा पेशेंस रखो आप। ठीक है, चलिए समझिए। अब ना कमिंग बैक टू द मेन पार्ट, जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो देखें। आप सिटी के अंदर भोपाल का एड्रेस आ गया, भोपाल का एड्रेस आ गया है कि भोपाल आ गया है? भोपाल का एड्रेस आ गया है। एकदम सही सही अगर बोले, सच सच अगर बोले तो एड्रेस आ गया है। मिलावट करें तो बोल सकते हैं नेम में भोपाल है, बट सॉरी सिटी में भोपाल है, बट टेक्निकली सिटी में भोपाल का एड्रेस है। ठीक है, अब ये बताइए अगर आपको डायग्राम्स याद हो तो अब ये हो रहा है ना, सिटी बन रहा है और ये जहां पॉइंट कर रहा है वहां एक एक सेल में भोपाल का एक एक कैरेक्टर है, क्योंकि जो आपने परसों पढ़ा था वो बात आज भी ट्रू है क्या, कि आप इसके एक एक कैरेक्टर को इंडेक्स देकर एक्सेस कर सकते हैं। आप नोटिस करिए हम कुछ ऐसा करते हैं जिसमें पाइथन एरर देगी। हम पाइथन को बोलते हैं जो सिटी का 0th सेल है उसके अंदर बी की जगह सी डाल दो। सोचिए अगर ये सी लैंग्वेज होती तो ये चेंज हो जाता ना, ये चौपाल हो जाता ना। अगर ये सी लैंग्वेज का एरे होता तो कैरेक्टर एरे होता, ओवरराइट हो जाता। बट जैसे ही आप यहां एंटर स्ट्राइक करेंगे पाइथन दे देगी एरर। क्या बोलेगी आपसे? आपसे बोलेगी इस समय आप असाइनमेंट नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते बताइए? क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइप पाइथन के अंदर इम्यूटेबल
इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल है मतलब आप भोपाल को भोपाल की जगह से कोई नहीं हिला सकता। भोपाल के 6 लेटर जहां हैं वहीं बने रहेंगे। आप उनमें से एक लेटर को ना ओवरराइट कर सकते हैं, ना किसी नई स्ट्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। तो फिर जब हम सिटी इक्वल टू इंदौर लिखते हैं तब क्या होता है? जब हम सिटी इक्वल टू इंदौर लिखते हैं तब पाइथन भोपाल पे इंदौर ओवरराइट नहीं करती, तब पाइथन एक नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाती है। उस नए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर इंदौर डालती है और सिटी को बोलती है भोपाल छोड़ दो और इस नए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर लो। ठीक है, फिर ये भी क्यूरियोसिटी दिमाग में होगी, सर फिर भोपाल का क्या होगा अगर सिटी ने भोपाल को छोड़ दिया? उसका भी जवाब मैं दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल जो दिख रहा है वो क्लियर हुआ? आई बात समझ में? ठीक है, लेकिन याद रखना पाइथन में हर डेटा टाइप ऐसे बिहेव नहीं करती है। याद है, पाइथन में हर डेटा टाइप ऐसी नहीं है। स्लाइड की तरफ जरा एक बार फिर नजर डालें। ठीक है, आपके सामने इम्यूटेबल टाइप्स के नाम आ रहे हैं और वो सारी डेटा टाइप्स कवर नहीं कर रही हैं। पाइथन में म्यूटेबल टाइप्स भी हैं। कौन कौन है? पाइथन में म्यूटेबल टाइप में 4 हैं। जो सबसे पॉपुलर 2 टाइप्स हैं दे आर लिस्ट एंड डिक्शनरी। इसका मतलब लिस्ट और डिक्शनरी के साथ ऐसा नहीं होता होगा जैसा अभी हो रहा है। सोचिए, नहीं, इनके साथ वैसा होता होगा जैसा सी में होता है। सी में जैसा होता है वैसा होता होगा। मतलब डेफिनेटली ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट को पॉइंट उसका रेफरेंस करेगा, लेकिन जब आप इसमें कुछ असाइन करेंगे तो इसी के कंटेंट्स ओवरराइट होंगे, नया नहीं बनेगा। जैसे कि सी में नया नहीं बनता था, नहीं बनता था नया। हाँ, चेंजेबल। अब चेंजेबल को क्या बोलेंगे आप पाइथन की इंग्लिश में? पाइथन के इंटरव्यूज में चेंजेबल सुनना नहीं पसंद करते लोग, आप बोलेंगे म्यूटेबल है। तो ये 2 वर्ड्स बोलने की आदत डालिए कि पाइथन में लिस्ट, डिक्शनरी ये सब म्यूटेबल टाइप्स हैं, लेकिन मैक्सिमम दूसरी डेटा टाइप, खास तौर पे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूल, सब के सब पाइथन में म्यूटेबल है। आया समझ? इम्यूटेबल है, सॉरी। आया समझ? ये सारे इम्यूटेबल हैं और ये बाकी के 4 हैं जो बेचारे म्यूटेबल हैं। ठीक है, आगे बढ़ूं। अब आते हैं फायदे नुकसान के डिस्कशन पे। बहुत जरूरी है कि इस फायदे नुकसान पे भी बात करें, बट एक क्वेश्चन और बहुत लंबा सा कोई आया था। अक्षता का क्वेश्चन है, सर पाइथन में एड्रेस से वेरिएबल आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यू सेम है, एड्रेस सेम है, तो आइडेंटिफाई कैसे करेगी वो ए है या बी है? वेरी गुड। तो आइडेंटिफाई करना क्यों है अक्षता, ये बताइए आप मुझे। अगर पाइथन को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत जा रही है तो करना ही क्यों है? आप बताइए, चाहे ए हो चाहे बी हो, वैल्यू तो सेम मिलेगी ना हमें। और अगर आप वैल्यू बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट नया बनेगा, तो फर्क कैसे पड़ेगा आप बताओ? अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है पाइथन तो व्हाट डू यू से? आप टेक्निकली सोचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे पाइथन को। कैसा केस आया आप मुझे एक्सप्लेन करो ना, आप मुझे एक्सप्लेन करो, मैं आपको जवाब देता हूं। कोई कैसा केस आया आप बताओ, एक एग्जांपल दो तो मैं आपको आंसर दूं। ऐसा आएगा ही नहीं केस पाइथन में, फिर भी आप पूछो। अगर आपको लगता है सर मान लीजिए ए में 10 है, बी में 10 है, मैं बता देता हूं जो दिमाग में शायद आपकी क्वेरी आ रही होगी। 10 एक जगह बन रहा है, ए और बी इन दोनों इसी 10 को दोनों पॉइंट कर रहे हैं। अब पहली क्यूरियोसिटी आती है, अच्छा तो फिर मैंने ए के अंदर अगर 11 डाला तो बी भी 11 हो जाएगा? नहीं होगा बी 11, बी में 10 ही रहेगा। सोच के देखिए, पाइथन जो एक बात कर रही है वो फिर लाइफ लॉन्ग फॉलो करती है। वो अगर उसने इम्यूटेबल करा है तो करा है। अब वो ए 11 में 10 को 11 नहीं करेगी, वो ए को बोलेगी तुम नई जगह पे पॉइंट करो, तो ए एक नई जगह पे पॉइंट करेगा और बी में अभी भी 10 ही रहेगा। तो सी में बताइए क्या होता? अल्टीमेटली सी में भी तो यही होता ना। आउटपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, अगर ए और बी में 10 होते और ए में 11 होता तो बी तो 10 ही रहता ना सी में। पाइथन में भी 10 है, पाइथन कहां चेंज कर रही है? और सोचो अगर पाइथन में कुछ गड़बड़ होती इस प्रिंसिपल में तो आप लोगों के पकड़ में प्रिंसिपल आ नहीं गया होता। आपको नहीं पता लग गया होता कि सर मैंने एक वेरिएबल की वैल्यू बदली तो दूसरे की बदल गई, ऐसा कैसे हो गया? नहीं बदल रही ना, चेक करो। आप वैल्यू बदलोगे और पाइथन नया ऑब्जेक्ट बना देगी, राइट? और सोचिएगा, आप अगले लेक्चर में लेकर आइएगा डाउट, हो सकता है दिमाग में कोई एक केस अभी नहीं आ रहा हो। ठीक है, आगे बढ़ू फिलहाल। ठीक है, अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट 2 सवालों पे।
जो मुझे लग रहा है सबके दिमाग में आ रहे होंगे और रहा नहीं जा रहा होगा जब तक पता ना चले इसका फायदा क्या है ना। बहुत व्याकुलता हो रही होगी मन में। सुनिए ध्यान से, इसका बेनिफिट क्या है। तो पहला क्वेश्चन आता है दिमाग में, क्या फायदा है ऐसा करने का, सी में तो ऐसा नहीं होता था। दूसरा क्वेश्चन पहले क्वेश्चन के आंसर के बाद समझ आएगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन छोड़ दीजिए, वो पहले क्वेश्चन के बेसिस पर है। तो दूसरे क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, बात करते हैं पहले वाला क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। क्या बेनिफिट है अगर पाइथन में चीजें इम्यूटेबल होती हैं। तो पाइथन कहती है अगर चीजें इम्यूटेबल हैं तो इससे मेमोरी बचती है, इससे मेमोरी बचती है। आप सुनिए कैसे बचती है, ये कैसे हो रहा है कि मेमोरी बच रही है। तो जवाब सुनिए, इसका जवाब ये है कि आप मुझे बताइए, अगर आप सी लैंग्वेज में, ध्यान दीजिएगा है ना, एक हेल्दी सी बहस अपन दोनों करेंगे। आप सी की टीम में, मैं पाइथन की टीम में, है ना। मैं आपको सी में प्रॉब्लम बताऊंगा, आप मुझे पाइथन में बताना, ठीक। देखिए सी के साथ क्या होता है। पाइथन कहती है मान लो सी में आपने 5 वेरिएबल बनाए, इंटेजर a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 10, c इक्वल टू 10, d इक्वल टू 10 और e इक्वल टू 10। तो क्या 5 ब्लॉक्स नहीं बनेंगे, बताइए। 5 बार मेमोरी में 10 नहीं आएगा, आएगा ना। सी लैंग्वेज में 5 बार 10 आएगा ना मेमोरी में। अब आप सोचिए यही चीज अगर पाइथन करती है, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 10, c इक्वल टू 10, d इक्वल टू 10, e इक्वल टू 10, तो बताइए 10 कितनी बार आएगा मेमोरी में, एक ही बार आएगा ना। एक ही बार 10 को मेमोरी एलोकेट होगी, बाकी तो सब सिर्फ उसके पॉइंटर्स की तरह रहेंगे। ए बी सी डी सब के सब इस 10 को पॉइंट करेंगे, बट 10 को अपने आप में जगह तो पाइथन एक ही बार देगी ना। तो आप बताओ पाइथन को कितने 10 मेंटेन करने पड़ रहे हैं, एक, और सी को कितने 10 मेंटेन करने पड़ रहे हैं, 5। यस और नो, है ना। ठीक है, अब अगर आप बहुत अच्छे बहुत स्मार्ट प्रोग्रामर हैं तो आप मेरी बात को काटेंगे। आप मुझे बोलेंगे सर ये तो आपने अपनी तरफ से अच्छी बात बता दी, ये तो तब है ना जब वेरिएबल्स सेम हो। तब क्या होगा, जब वेरिएबल्स में वैल्यू अलग अलग होगी, तब तो पाइथन भी अलग अलग ही बनाती है। यस और नो, बताइए। जैसे देखिए अब दिखता है सी पाइथन से ज्यादा अच्छी है, कैसे। मान लीजिए मैंने ए में 10 डाला, है ना, ध्यान देना। इसी ए में 11 डाला, इसी ए में 12 डाला, इसी ए में 13 डाला, इसी ए में 14 डाला, और बिल्कुल यही चीज पाइथन में करी। ए इक्वल टू 10, सॉरी, बी ए इक्वल टू 11, ए इक्वल टू 12, ए इक्वल टू 13, ए इक्वल टू 14। इस कंपैरिजन में ये लगेगा आपको सर सी बेटर है ना। लगेगा ना सी बेटर है, क्योंकि आपको लगेगा सर ए तो एक ही बार बनेगा सी में और बस फिर वैल्यू ओवरराइट होती जाएगी, कहाँ दोबारा सी को ए बनाने की जरूरत है। जबकि जो अभी समझा है हमने उसके हिसाब से तो 5 ऑब्जेक्ट बनेंगे पाइथन में। यस और नो, बनेंगे ना। अब पाइथन कहती है नहीं, 5 नहीं बनेंगे, अल्टीमेटली एक ही ऑब्जेक्ट बचेगा जिसमें 14 होगा। अब सुनिए ऐसा कैसे हो गया। अभी तो हमने पढ़ा पाइथन में वैल्यू चेंज करते हैं तो नया ऑब्जेक्ट बनता है, तो ऐसा कैसे हो गया कि एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा। तो गौर से जवाब सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, सुनो तो, ये क्या वो क्या सब बता रहा हूं कैलाश, सुनते चलो बस, ठीक है। अब पाइथन के अंदर इस प्रोसेसिंग को सुनिएगा गौर से। आपने ए में 10 डाला, आपने बी में 10 डाला, ये 2 स्टेटमेंट्स आपने लिखे। एज यू नो, जब ए इक्वल टू 10 डलेगा तो पाइथन ऑब्जेक्ट बनाएगी जिसके अंदर पाइथन 10 डालेगी, डालेगी। आप अंदर की बात सुनिए, पाइथन जब ऑब्जेक्ट बनाती है तो सिर्फ उसके अंदर वैल्यू ही नहीं रखती है, ठीक है। ध्यान से सुनना तो आपका एक डाउट और सॉल्व होगा। आपको याद है पाइथन में इंटीजर 24 बाइट का बनता है, याद है। स्ट्रिंग 55 बाइट की बन रही थी, है ना। उस क्वेश्चन का जवाब भी आपको मिलेगा। इतनी बड़ी साइज क्यों लेते हैं पाइथन के ऑब्जेक्ट्स। तो जब पाइथन में आप ए में 10 डालेंगे ना और पाइथन हीप एरिया में ऑब्जेक्ट बनाएगी, तो हर ऑब्जेक्ट जो पाइथन में आप बनाते हैं वो एक्चुअल में 3 चीजें रखता है। कितनी चीजें रखता है, क्या सुना बताओ।
3 चीजें रखता है। आपने तो सिर्फ 10 ही दिया है ना, बट पाइथन हर ऑब्जेक्ट को 3 चीजें देती है। क्या क्या 3 चीजें देती है? नंबर 1, हर ऑब्जेक्ट को एक वैल्यू देती है, वो आपकी दी हुई होती है विच इज 10। ओके। नंबर 2, हर ऑब्जेक्ट के साथ उसकी क्लास का नाम पाइथन उसके अंदर रखती है। हर ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी क्लास का नाम रखती है। किस क्लास का ऑब्जेक्ट है ये? इंटीजर का। क्योंकि याद करिए पाइथन के अंदर डेटा टाइप प्रोग्रामर तो बताता नहीं है, मानते हैं प्रोग्रामर तो डेटा टाइप बताता नहीं है, तो पाइथन को तो डेटा टाइप रखनी है ना अपने पास, तभी तो पाइथन तय कर पाएगी कौन सा ऑपरेशन कैसे बिहेव करेगा। यस और नो, है ना? जैसे आप प्लस करेंगे तो पाइथन कैसे सोचेगी कि प्लस से ऐड करना है कि प्लस से कंकैटिनेट करना है, जब तक पाइथन को ये ना पता हो ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है। करेक्ट? सही कह रहा हूं? क्योंकि आप सी की तरह ए के आगे तो लिख नहीं रहे हैं कि ये इंटीजर है कि स्ट्रिंग है ना? तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी क्लास का नाम होता है। क्या है इसकी क्लास का नाम? क्या है इसकी क्लास का नाम? इसकी क्लास का नाम है इंटीजर। और हर ऑब्जेक्ट के पास एक और वैल्यू होती है जिसे हम आरसी बुलाते हैं, जिसे हम आरसी बुलाते हैं। आरसी का कुछ और मतलब मत ले लेना, ठीक है? दूसरा मतलब नहीं है यहाँ आरसी का, यहाँ आरसी का ढंग का मतलब है, और यहाँ आरसी का मतलब होता है रेफरेंस काउंट। द वर्ड आरसी स्टैंड्स फॉर रेफरेंस काउंट। व्हाट इज रेफरेंस काउंट? रेफरेंस काउंट मींस इसे कितने रेफरेंसेस पॉइंट कर रहे हैं, इसे कितने रेफरेंसेस पॉइंट कर रहे हैं। तो बताइए जब ये लाइन चली तो 10 को कितनों ने पॉइंट करा? एक ही ने पॉइंट करा ना, ए ने, जिसके पास 10 का एड्रेस होगा 1000, एक ही ने पॉइंट करा, तो ए का 10 का रेफरेंस काउंट 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे सुनो। अब आपने कहा b इज इक्वल टू 10, दोबारा ऑब्जेक्ट तो नहीं बनेगा ना, दोबारा ऑब्जेक्ट तो नहीं बनेगा, इंट भी इंट ही रहेगा। लेकिन जब b बनेगा ना तो पाइथन b में भी इसका एड्रेस डालेगी 1000, हाँ डालेगी। तो पाइथन इस रेफरेंस काउंट को चेंज करके 1 की जगह 2 कर देगी। मतलब हर ऑब्जेक्ट को ये मालूम होता है, हर ऑब्जेक्ट को ये मालूम होता है कि इस वक्त उसको कितने रेफरेंसेस पॉइंट कर रहे हैं। आ रहा है समझ? आ रहा है समझ? जैसे मुझे मालूम, क्या मुझे मालूम है इस समय इस क्लास में कितने लोग हैं, मुझे जूम ऐप बता रही है नंबर ऑफ अटेंडीज कितने हैं। बिल्कुल ऐसे हर ऑब्जेक्ट को पता होता है उसे इस वक्त कितने रेफरेंसेस देख रहे हैं, उसे इस वक्त कितने रेफरेंसेस पॉइंट कर रहे हैं। तो इस वक्त आरसी 2 है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, इसी को पॉइंट कर रहा है ए, इसी को पॉइंट कर रहा है बी। इज दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक, आगे बढ़िए। अब आपने कहा a इज इक्वल टू 11, सेकेंड स्लाइड पे आते हैं। आपने कहा a इज इक्वल टू 11, वी नो दैट एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, बनेगा। उस नए ऑब्जेक्ट में भी 3 चीजें आएंगी, आएंगी, जल्दी जल्दी बोलते चलिए यस और नो। आएंगी। इस नए ऑब्जेक्ट की वैल्यू 11 होगी, क्लास का नाम इंट होगा, और इसका रेफरेंस काउंट 1 होगा। एड्रेस मान लीजिए इसका 2000 है, इसे ए पॉइंट करेगा। और वो जो पिछला वाला ऑब्जेक्ट था उसका क्या होगा? कुछ नहीं, वो अभी मेमोरी में रहेगा, राइट? और उसका रेफरेंस काउंट, अगर आप ध्यान से लेक्चर सुन रहे हैं तो मानते हैं एक कम हो जाएगा। क्लास उसकी इंट है, रेफरेंस काउंट 2 था, 2 की जगह अब उसका रेफरेंस काउंट 1 हो गया। बी अभी भी इसको पॉइंट कर रहा है तो इसमें 1000 है ना? अब आगे सुनिए आपके सवाल का जवाब। अब मान लीजिए आपने आगे चलकर बी में भी 11 डाल दिया, तो पाइथन के पास 11 तो है ना पहले से, जहां ए पॉइंट कर रहा है, तो नया 11 तो बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये 11 है, क्लास इंट है, इसका जो आरसी है वो 1 से बढ़कर 2 हो जाएगा। वॉच वेरी केयरफुली, इस बी में 2000 आ जाएगा, इस ए के अंदर 2000 था ही। अब रहा सवाल इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा जिसकी वैल्यू 10 है, जिसकी क्लास इंट है, लेकिन जिसका आरसी 0 हो गया है। जवाब इमीडिएट इफेक्ट के साथ पाइथन
इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी से हटा दे, रिमूव कर दी। कौन करेगा ये काम? पाइथन के अंदर एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है, वो करेगा ये काम। क्या नाम है उस सॉफ्टवेयर का? उस सॉफ्टवेयर का नाम पाइथन की दुनिया में है गार्बेज कलेक्टर। फिर डाउट आएगा ये सुनकर, सर आप तो अभी बोल रहे थे पाइथन में गार्बेज नहीं होता। मैं आज भी कह रहा हूं पाइथन में गार्बेज वैल्यू नहीं होती, ठीक है? ये सॉफ्टवेयर का नाम गार्बेज कलेक्टर है, गार्बेज वैल्यू नहीं। अगला डाउट आएगा, सर इस सॉफ्टवेयर का नाम गार्बेज कलेक्टर क्यों है और ये क्या करता है? तो सबसे पहले सुनिए, पाइथन में गार्बेज किसे बोलते हैं? पाइथन में गार्बेज उन ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं जिनका कोई रेफरेंस इनसे फिलहाल कनेक्टेड नहीं है, जिन्हें आप हिंदी में अनाथ बोल सकते हैं, इंग्लिश में ऑर्फन बोल सकते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका कोई रेफरेंस नहीं है, जो बेचारे अनाथ हो गए हैं, जिन्हें कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं कर रहा, उन्हें पाइथन की दुनिया में बोलते हैं गार्बेज। तो क्या 10 गार्बेज हो गया है पाइथन के लिए? हाँ, 10 पाइथन की नजरों में गार्बेज ऑब्जेक्ट हो गया है। गार्बेज का मतलब वो नहीं है यहाँ पे जो सी में होता है, जी नहीं। सी में गार्बेज का मतलब होता है अननोन वैल्यू, अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू, नॉनसेंस वैल्यू। लेकिन पाइथन में गार्बेज वैल्यू नहीं होती, पाइथन में गार्बेज ब्लॉक्स होते हैं, और ये वो ब्लॉक्स होते हैं जिनका कोई रेफरेंस अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, अब पाइथन के पास एक नगर निगम है, पाइथन के पास एक नगर निगम है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जिसकी गाड़ी मेमोरी में घूमती रहती है। और ये नगर निगम का नाम क्या है बताइए पाइथन में? इस नगर निगम का नाम है गार्बेज कलेक्टर। ये पाइथन का नगर निगम है। करता क्या है नगर निगम? ये आपकी मेमोरी का चक्कर लेता रहता है, और जहां इसको दिखता है कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट गार्बेज बन गया है, इमीडिएट इफेक्ट के साथ वो इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसका मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट मेमोरी में जिंदा नहीं रहेगा। आगे बढ़िए आप मेरी लाइन बताइए, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट मेमोरी में जिंदा नहीं रहेगा, आगे बोलिए, जिसका कोई रेफरेंस ना हो। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट सरवाइव ही नहीं करता पाइथन की रैम में जिसका कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल ना हो। पाइथन को लगता है जब काम ही नहीं है इसका, तो क्यों जबरदस्ती ये मेमोरी लेकर बैठा है, क्यों जबरदस्ती ये मेमोरी लेकर बैठा है। अब आपने अगर सी लैंग्वेज कंप्लीटली पढ़ी हो तो सी में आपने सुना होगा इस तरीके से मेमोरी अपने आप फ्री नहीं होती है, हमें फ्री करवानी पड़ती है जब हम फ्री लिखते हैं, है ना? चलो ये तो पॉइंटर की बात हुई, मैं तो एक नॉर्मल बात करता हूं। आप एक फंक्शन में अगर 10 वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल तभी डिस्ट्रॉय होते हैं ना जब फंक्शन खत्म होता है ना? और पाइथन में कैसा होगा? पाइथन में जहां पाइथन को लगा इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अब कोई पॉइंट नहीं कर रहा है, वहीं पाइथन उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। किस चीज का इंतजार नहीं करेगी? फंक्शन के खत्म होने का इंतजार नहीं करेगी। तो पाइथन ज्यादा जल्दी जल्दी मेमोरी क्लीन करती है कंपेयर टू सी, ज्यादा साफ सफाई का ज्यादा ध्यान रखती है, स्वच्छता पसंद है पाइथन को ज्यादा मेमोरी में। यस, और ये दूसरा कारण है कि पाइथन स्लो है। ये दूसरा कारण है कि पाइथन स्लो है। पहला कारण क्या था याद है आपको? पाइथन में 2 ट्रांसलेटर्स होते हैं, एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर। दूसरा कारण, पाइथन मेमोरी को साथ साथ में मैनेज करते चलती है। क्योंकि पाइथन मेमोरी को मैनेज करते चलती है, इसलिए एग्जीक्यूशन स्पीड थोड़ी स्लो होती है, क्योंकि उसे खाली डेटा पे काम नहीं करना है, उसे मेमोरी को मैनेज भी करना है। आ रहा है समझ? ठीक है, तो अब मुझे बताइए, वापस लौटें, उम्मीद करता हूं डाउट दूर हो गया होगा। जब ये 5 लाइन चल जाएंगी तो फाइनली एक ही ऑब्जेक्ट बचेगा ना जिसमें 14 होगा। ये बाकी 10, 11, 12, 13 ये तो सब डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे, इन सबको मेमोरी से फेंक दिया होगा बाहर। किसने? पाइथन के स्पेशल सॉफ्टवेयर ने, जिसका नाम है गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, तो आज आपने 5 नई चीजें सीखी। मैं उन 5 के टर्म्स लिख रहा हूं, आप फटाफट चैट में अपने अपने टर्म्स में उन्हें डिफाइन करना। नंबर 1, आज के नए वर्ड्स। नंबर 1, इम्यूटेबल। क्या होता है बताइए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इम्यूटेबल? वेरी गुड, नॉन चेंजेबल, दैट इज इम्यूटेबल। एक बार जो वैल्यू आ गई वो कभी बदलती नहीं। ओके, इम्यूटेबल का उल्टा होता है म्यूटेबल। म्यूटेबल क्या होते हैं? वो होते हैं चेंजेबल, वो होते हैं चेंजेबल, राइट? थर्ड पॉइंट जो आपने पढ़ा,
गार्बेज क्या होता है पाइथन में? व्हाट इज गार्बेज? पूरा पूरा बोलें तो गार्बेज ब्लॉक बोलना चाहिए. व्हाट इज अ गार्बेज ब्लॉक? एनी ऑब्जेक्ट which is not being referred by any reference is called a garbage block. Is called a garbage block. Okay. पाइथन को कैसे पता चलता है कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कोई रेफर नहीं कर रहा? कैसे मालूम करती है पाइथन कि इसको कोई पॉइंट नहीं कर रहा है? एक स्पेशल वेरिएबल कह लीजिए, जानकारी कह लीजिए, प्रॉपर्टी कह लीजिए, जो पाइथन हर ऑब्जेक्ट के अंदर इंजेक्ट करके रखती है, और उस स्पेशल प्रॉपर्टी या वेरिएबल को बोलते हैं रेफरेंस काउंट. क्या होता है? इसका आंसर है एवरी ऑब्जेक्ट कंटेन्स एन इंट वैल्यू which holds the number of references pointing to it. This value is called RC or reference count. और जब ये वैल्यू 0 हो जाती है तो when this value becomes 0, then the object becomes garbage block. तो बस आरसी का ही खेल है सारा. सारी गणित रेफरेंस काउंट पे आकर रुकती है. यही पाइथन को बताता है कि इस ऑब्जेक्ट का कोई काम नहीं है, इसको ले जाओ, हटा दो, ताकि दूसरों के लिए मेमोरी में जगह बने. राइट. और फिफ्थ है गार्बेज कलेक्टर. ये कौन है? ये एक छोटा सा बिल्ट इन सॉफ्टवेयर है पाइथन के अंदर. इट्स अ बिल्ट इन प्रोग्राम और रूटीन, और यू कैन से सॉफ्टवेयर इनसाइड. कहाँ? कंपाइलर के पास कि पीवीएम के पास? ये पीवीएम के पास है. ये सब रन टाइम पे हो रहा है, इसका कंपाइल टाइम से कोई लेना देना नहीं है. इनसाइड पीवीएम. तो पीवीएम में 2 सॉफ्टवेयर्स हैं, एक इंटरप्रेटर और एक गार्बेज कलेक्टर. बहुत सारे हैं, अभी आपके सामने 2 आए. एक इंटरप्रेटर है, एक गार्बेज कलेक्टर है. सो इट्स अ बिल्ट इन प्रोग्राम और रूटीन और सॉफ्टवेयर अवेलेबल इनसाइड पीवीएम विच जल्दी जल्दी के बहुत देर में, बहुत एक्टिवली के बहुत लेजीली, बहुत एक्टिवली, जावा से भी ज्यादा एक्टिवली, बहुत एक्टिवली. इसलिए जावा से भी स्लो है पाइथन. जावा से भी स्लो है पाइथन. जावा पाइथन से फास्ट है, क्योंकि आपको पता होगा गार्बेज कलेक्टर तो जावा में भी होता है, अगर जावा पढ़ी हो आपने तो. लेकिन जावा का गार्बेज कलेक्टर इतना अटेंटिव नहीं होता, इतनी जल्दी जल्दी काम नहीं करता है. जावा का गार्बेज कलेक्टर लेजी प्रिंसिपल पे काम करता है. पाइथन का गार्बेज कलेक्टर ईगर प्रिंसिपल पे काम करता है. इसको लगता है अगर किसी का रेफरेंस काउंट 0 है तो 1 सेकंड उसे मेमोरी में रहने का हक नहीं है, तुरंत के तुरंत मेमोरी से हटा देना चाहिए. विच एक्टिवली स्कैन्स आवर रैम एरिया. पूरी रैम कि जहां पाइथन का कोड चल रहा है वो रैम, पूरी रैम कि जहां आपका कोड चल रहा है वो रैम. जहां आपका कोड चल रहा है, दूसरों को कैसे कर सकता है डिस्टर्ब? जावा और C++ जहां चल रही है वहां थोड़ी चला जाएगा ये. राइट. तो सिर्फ पाइथन के मेमोरी एरिया को, आवर रैम एरिया ऑक्यूपाइड बाय आवर कोड, एंड द moment an object becomes garbage, this garbage collector removes it immediately from RAM. तो इसका मतलब आपके प्रोग्राम के पीछे पीछे आपके प्रोग्राम को कोई फॉलो करता है, कोई पीछा करता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉक करना. आपके प्रोग्राम की स्टॉकिंग होती है, पीछा करा जाता है आपके प्रोग्राम का, और वो स्टॉकर पाइथन का गार्बेज कलेक्टर है. और सबसे मजेदार बात ये, हमें नहीं दिखता ना ये स्टॉकर, ये पीछा करने वाला हमें नहीं दिखता कि हमारे प्रोग्राम में हमारे पीछे पीछे चल रहा है, बट ये पीछे पीछे चल रहा है. जहां आपने बी के अंदर एलिमेंट डाला, इस एग्जांपल की बात कर रहा हूं, वहां इस गार्बेज कलेक्टर ने इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी से बाहर फेंक दिया. आया समझ? हुआ क्लियर? अब पता चला खराब नहीं है पाइथन का ये फीचर.
अच्छा है कंपेयर टू सी, मेमोरी जल्दी क्लीन होती है, राइट। इसीलिए तो सोचिए इतना बड़ा डेटा, जैसे डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स में आप करते हैं एनालाइज, वो कैसे पाइथन से इतना अच्छे से हैंडल हो जाता है। अगर पाइथन का मेमोरी मैनेजमेंट इतना ही पुअर होता तो पाइथन डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, जहां कितने सारे डेटा एनालाइज होते हैं, वो पाइथन में कैसे करे जा सकते थे? यस और नो, राइट। तो पाइथन इज वेरी गुड, कम से कम सी और जावा से तो बेटर है। हाँ, आप ये कह सकते हैं स्लो है, स्पीड स्लो है, लेकिन मेमोरी मैनेजमेंट अच्छा है कि नहीं? अच्छा, और एक और बात, आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा कि इंटीजर 24 बाइट क्यों ले रहा था। क्लियर हो गया, इतनी बाइट क्यों लग रही थी 10 को? तो प्रॉब्लम ये, अकेला 10 स्टोर नहीं होता। बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं पाइथन में, क्योंकि बहुत कम जगहों पर ये बताया जाता है कि जब पाइथन में वैल्यू स्टोर होती है तो खाली वैल्यू स्टोर नहीं होती है, बहुत कुछ और भी, बहुत कुछ है इसके अंदर। अभी तो मैंने आपको सिर्फ 3 चीजें बताई हैं। देर आर अदर इन्फॉर्मेशन ऑल्सो विच एन ऑब्जेक्ट होल्ड्स, और ये इन्फॉर्मेशन आपसे पूछकर, आपको बताकर पाइथन नहीं रखती, रखती ही रखती है हर ऑब्जेक्ट के पास। तो मिनिमम 3 चीजें हर ऑब्जेक्ट के पास होती हैं, उसके अंदर स्टोर्ड वैल्यू, वो किस क्लास को बिलोंग करता है, और उसको कितने रेफरेंसेस पॉइंट कर रहे हैं। श्रीनिवास, आरसी इंटीजर टाइप का होगा चाहे ऑब्जेक्ट कैसा भी हो। आरसी इंटीजर टाइप का होगा चाहे ऑब्जेक्ट कैसा भी हो। जैसे इस एग्जांपल को देखो, मैंने पाइथन से कहा a इज इक्वल टू ट्रू, b इज इक्वल टू ट्रू, c इज इक्वल टू ट्रू। तो आप बताइए कितने बूलियन ऑब्जेक्ट्स बनेंगे? एक ही बनेगा ना बूलियन ऑब्जेक्ट। उस बूलियन ऑब्जेक्ट में वैल्यू क्या आएगी? ट्रू आएगी। उसकी क्लास क्या है? उसकी क्लास बूल है। और उसके रेफरेंस काउंट कितने होंगे? 3 होंगे। तो रेफरेंस काउंट तो हमेशा एक इंटीजर है, ठीक है। ये बी से भी और ये सी से भी कनेक्टेड है, ओके। नहीं, आरसी की वैल्यू से साइज कैसे चेंज होगी अरविंद? कैसी बात कर रहे हो? अगर किसी पॉइंटर में अपन कोई किसी वेरिएबल में वैल्यू चेंज करें तो उसकी साइज थोड़ी घट जाती है। अगर इंटीजर ए के अंदर 10 है सी लैंग्वेज में, और हम ए के अंदर 0 डाल देते हैं, तब भी तो ये 2 या 4 बाइट का ही रहेगा। शालू, आरसी की डेटा टाइप इंटीजर है, इट्स ऑलवेज इंटीजर। यस यस, इट इटसेल्फ इज एन इंटीजर ऑब्जेक्ट, बिल्कुल, ओके। अभी क्लियर हो गया? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, हाँ, बताऊंगा मैं आगे कैसे देखते हैं। अभी तो अगले लेक्चर में आपको एड्रेस देखना सिखाऊंगा, और इस बात को प्रूफ करेंगे कि जब हम a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 10 कहते हैं तो 10 एक बार बनता है, a b उसके पॉइंटर्स हैं। अभी ये प्रूफ करना बाकी है ना पहले। ये तो इंटरनल चीजें हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये तो सिर्फ आपको मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये रियलाइज कर पाए कि why in Python integers are of 24 or so many bytes. As we have seen, true and false also refer to 1 and 0. How it works internally in objects? Nothing. जब पाइथन को जरूरत पड़ती है वो इसको कन्वर्ट कर देती है इनटू 1। पाइथन टाइप कन्वर्जन यूज करती है। क्लियर? अगले लेक्चर में हम भी टाइप कन्वर्जन पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कैसे पाइथन इसको हैंडल कर रही है। लास्ट स्लाइड, a इक्वल टू 1 पे नया ऑब्जेक्ट बनेगा a के लिए। नया ऑब्जेक्ट बनेगा मतलब उमेश, नया ऑब्जेक्ट बनेगा मींस अगर 1 पहले से मेमोरी में नहीं होगा तो नया बनेगा। हाँ, अभी a ट्रू है, बिल्कुल सही। a इक्वल टू 1 करोगे तो 2 को छोड़कर 1 को पॉइंट करेगा, तो एक इंटीजर ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा ना, बूलियन को थोड़ी, राइट। ये हैं स्क्रीनशॉट्स, स्लाइड में वैसे सारे हैं डायग्राम्स, फिर भी आपको अगर लेना हो तो आप ले सकते हैं। दिस इज पेज 1, पेज 2, पेज 3। नहीं, रन टाइम पे होता है,
सुमित, रन टाइम प्रॉपर्टी है टाइप कन्वर्जन। पाइथन में वैल्यू भी तो रन टाइम पे ही आती है। दिस इज 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर हो गया? ओके, आइए नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं इसका पार्ट 2। ठीक, चलिए बाय बाय, टेक केयर।